हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एसीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बताइए आप लोग हैं कैसे और अपनी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि जो पेपर है वो परसों यानी 2 तारीख को पेपर है, 2 मार्च को पेपर है कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस अनु जरा बताना, आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो क्या? सब कुछ सही है ना? ऐसा तो नहीं है? जगेश क्या हाल है भाई? द ब्रांड अजय, हेलो हेलो हेलो। हर हर महादेव। पवन जी क्या हाल है भाई, कैसे हो? आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? ऐसा तो नहीं कि आज आवाज को लेके कुछ इशू है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राधे राधे। जी सर, सब सही है। चलिए उम्मीद करते हैं। भावना जी क्या हाल है? बढ़िया, क्लियर है? तो शुरू करें। देखिए आज का जो पार्ट 2 है, यानी कल हम लोगों ने देखा था करीब करीब 35-40 सवाल। आज भी हम 40 सवाल देखेंगे, लेकिन सब बढ़िया। मैं ठीक हूँ, बस पैर की हालत भी थोड़ी थोड़ी ठीक है पहले की तुलना में, है ना? क्योंकि पहले क्या होता, खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रहा था, दर्द हो रहा था। आज थोड़ा सा दर्द कम है। तो वो सब मेडिकल साइंस का जादू है। दवा दवा खाओ, स्वस्थ रहो। चलो चलते, शुरू करते, देखते दोस्तों। आज फिर से हम कहेंगे कि फिर से आपको करीब करीब 40 सवाल कराएंगे, लेकिन आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना? आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो 50 सवाल है वो मैं आपको यही 40 सवाल के जरिए ही 50 सवाल कम से कम कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए, निंजा भी आ गई। सपना क्या हाल है भाई, कैसे हो सपना जी? बढ़िया, मस्त हो जाएगा। निशांत नमस्कार भाई। चला जा, पहले सवाल की बात करें। एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक? वर्तमान में एशियाई विकास बैंक एडीबी के में कितने सदस्य हैं? 59, 69, 79, 49। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सामने रहा। अशोक जी गुड आफ्टरनून। सपना क्या हाल है? अभी ड्यूटी से आया हूं। अच्छा अच्छा है ना, नौकरी करते हुए पढ़ाई करना उसका अलग आनंद है। तो कितने? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा कि वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में एशियाई विकास बैंक की बात करें तो कितने मेंबर है भाई? 69 मेंबर है। अब मुझे बताओ 69 में जो 69 मेंबर है वो कौन है? सर वो इजराइल है। वो कौन है भाई? इजराइल है। तो 69 मेंबर जो है वो कौन है? इजराइल है। वर्तमान समय में कौन? तो 69 है। आप देखोगे इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बनता है। अगर हम एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो ऑलवेज जापान के मेंबर होंगे, यानी जापान के होंगे। तो अभी कौन है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष? मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। अगर हम एडीबी की बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त संस्थान है जिसका मिशन क्या है कि विकासशील सदस्य देशों को गरीबी कम करने और अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मेट्रो मनीला इसका मुख्यालय फिलीपींस, और 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद होगा कि ये 69 सदस्य के द्वारा फंडिंग है, जिसमें 49 क्षेत्र ऐसे हैं और 19 दुनिया के अन्य हिस्सों से हैं, याद रखना, है ना? एडीबी के मुख्य भागीदार सरकारी, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन इत्यादि है। दिमाग में सेट रखना, बिल्कुल ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अशोक लवासा भी है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। एक भारतीय महिला समाज सुधारक डैश को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सावित्रीबाई फूले, सरला बाला देवी चौधरानी, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकल कर आएगा? तो एन इंडियन फीमेल सोशल रिफॉर्मर डैश इज क्रेडिटेड विद फंडिंग द भारत स्त्री मंडल इन 1910। तो आप देखोगे बच्चों 1910 में जो सरला बाला देवी चौधरानी है, तो कौन है? देवी चौधरानी। अगर भारत की पहली महिला शिक्षक की बात करेंगे तो सावित्रीबाई फूले, बच्चों ये आपको पता है, बता चुके हैं। और उषा मेहता आपको याद होगा। क्या हो गया, हैंग कर गया क्या ये? अरे आज इतनी जल्दी हैंग कर गया क्यों भैया? हम्म, आज शुरुआत में हैंग कर गया क्या? सावित्रीबाई फूले, रुक जा बच्चों जरा, रुकना।
पता नहीं क्यों हैंग कर गया आज। यार ये समझ नहीं आता, ये हैंग सिस्टम है ना। रुक जाए जरा, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, है ना, रुक जाओ। गुड आफ्टरनून सरदा जी, क्या हाल है? राधे राधे मनीषा। अरे ब्रांडेड बोर्ड है एक्चुअली, सुबह से चलता रहता है तो वही हैंग कर जाता है ये, है ना। चलो, तो क्या निकल कर आया? सरला बाला देवी चौधरानी, ठीक है, याद रखना आगे। अगर आप देखोगे बच्चों, उषा मेहता, आपको याद होगा कि 1942 1942 में जो गुप्त रेडियो की स्थापना की जाती है, गुप्त रेडियो की स्थापना की जाती है, जिसमें योगदान उषा मेहता का, और सरोजनी नायडू जो 1925 में पहली महिला कांग्रेस भारतीय बनती है कानपुर सेशन में, जबकि 1917 में इन्नी बेसेंट बनती है कलकत्ता में, और पहली महिला गवर्नर जो कहां की है? उत्तर प्रदेश की है, याद रखना, ठीक है। आ जाओ आगे। तो सरला बाला देवी चौधरानी एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थी। 1910 में उन्होंने भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया। बच्चों याद रखना कि भारत के पहले संगठनों में से एक था ये, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता था। और सावित्रीबाई फूले ये महाराष्ट्र के एक अग्रणी भारतीय समाज सुधारक थी, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, याद रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट की बात करें। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? द ऑथर ऑफ द नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया वाज रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, वेंकट सुब्बा राव, पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकल कर आएगा, जरा बताओ। हाँ बेटा, चोर बाजार से पोड़ लिया है ना। ये सही स्टेटमेंट था आपका। बोलते बोलते मतलब कहां से निकल जाते, क्या बोल जाते पता नहीं चलता है। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा? सर पिडमारी वेंकट सुब्बा राव। अब देखोगे पिंगली वेंकैया, आपको याद होगा कि ये आंध्र प्रदेश इनका संबंध है, और इन्होंने तिरंगा झंडा जो है उनका डिजाइन तैयार किया है। तिरंगा झंडा की बात करें तो रेशियो 3:2 है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन लिखा, है ना, और आपको याद होगा कि गांधी जी को इन्होंने क्या कहा था? महात्मा की उपाधि दी, और मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दिया इन्होंने, महामना की उपाधि इन्होंने दिया, याद रखिएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखोगे ये कि सर पिडमारी वेंकट सुब्बा राव जो है राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा का की शपथ है। इसे आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रम, खासकर स्कूल, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारतीयों द्वारा पढ़ा जाता है। यह आमतौर पर स्कूल की पाठ्य पुस्तक और कैलेंडर के शुरुआती पन्नों में छपा होता है। इसे अधिकांश भारतीय स्कूलों की सुबह की सभा में सुनाया जाता है। यह शपथ भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। यह शपथ मूल रूप से तेलुगु भाषा में लिखा गया था, ठीक है। यह शपथ भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं, दिमाग में सेट रखना। रुक जाओ यार, परेशान कर रखा है बिल्कुल आज ये, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। अरे इसका सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है भाई, अब क्या करें बताओ। कभी नोट 5 हैंग करता है, कभी नोट 3 हैंग करता है।
देखो चलो देखो, और ये समझना कि जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया था। तो पहली बार ये लिखा गया था बच्चों, याद रखना, तेलुगु भाषा में, ठीक है, 1962 में। और पहली बार इसे जब पढ़ा गया था तो 1963 में विशाखापट्टनम के स्कूल में पढ़ा गया था। ओके, चलो आ जाओ आगे देखिए। प्रतिज्ञा आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देख लो क्वेश्चन के लेवल क्या है, ये सब आपके एसआई में पूछा गया इस बार, जितने भी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है, आरपीएफ एसआई का सब उसमें पूछा गया है। तो प्रतिज्ञा आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव, खुदीराम बोस, चारूलाल मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? आप देखोगे सर ये कौन है, सर महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने प्रतिज्ञा आंदोलन की स्थापना की है। अब देखो सर ये कब की बात है? ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को रोकना। क्या था बच्चों? बाल विवाह को रोकना। तो जिनका एमजी रानाडे, आप देखोगे महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने शुरू किया इसको। और दिसंबर 1887 में मद्रास में इसका पहला सेशन, पहला सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला सेशन कहां? 1887 में मद्रास में किया गया था। सम्मेलन ने अंतरजातीय विवाह की वकालत की और कुलीनवाद और बहुविवाह का विरोध किया। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 95 तक यह समिति का अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उसी मंच पर होता था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की मदद से विलियम बेंटिक ने 1819 में 1929 में सती प्रथा को हटाया, याद रखना। ठीक है, आ जाओ आगे। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऐसे सवाल देखो सर, 4 खिलाड़ी होते हैं। जबकि वाटर पोलो की बात करेंगे, वाटर पोलो की बात करेंगे तो 7 खिलाड़ी होगा। पोलो आपको याद होगा दोस्तों कि पोलो से कौन सा शासक की डेथ हुई थी? तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर में पोलो खेलते हुए मरा था, लाहौर में पोलो खेलते हुए मरा था, दिमाग में सेट रखना। आ जाओ आगे। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको पता है सर, टेबल टेनिस की बात करें ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया का बच्चों क्या है? सर क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया का, है ना। आप अमेरिका का देखोगे तो अमेरिका का क्या निकल कर आएगा? अमेरिका का बताओ, अमेरिका का क्या है? अमेरिका का कौन सा है? जापान का क्या है? सुमो। अमेरिका का बताओ, अमेरिका का क्या निकल कर आएगा? अमेरिका का क्या है? बेसबॉल है क्या? अमेरिका का बेसबॉल है। अमेरिका का क्या है बच्चों? अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। ठीक है, अमेरिका का बेसबॉल है, याद रखना, अमेरिका का बेसबॉल है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहां स्थित है? वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री? त्वांग, याद है आपको, कई बार पढ़ाया है। त्वांग मतलब अरुणाचल प्रदेश, त्वांग मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो सर भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा, दुनिया का पहला सबसे बड़ा कहां जाएगा? तो दुनिया का पहला अगर देखोगे आप तो तिब्बत के लहासा के पोताला महल को दुनिया का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। और ये पूरा बता चुके हैं, पूरा लिस्ट दिया था आपको, याद होगा, देख लो। स्पितुक मठ, सेम मठ, धनकर मठ, ताबो मठ, ये पूरा का पूरा लिस्ट है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कहां पे? तिब्बत के लहासा में। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो आपको पता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, उसके सबसे करीब की बात करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? सर एंड्रोमिडा। लद्दाख में भी है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है वो। ठीक है, तो आप देखोगे आकाशगंगा जो मिल्की वे के सबसे करीब निकल कर आएगा बच्चों, वो क्या है? सर एंड्रोमिडा गैलेक्सी है। क्या बच्चों? एंड्रोमिडा गैलेक्सी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपको पता है कि सर 1300 से 1400 ग्राम होता है। लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, ये नहीं पूछा, क्या पूछा देखो, कि व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, 8%, 12%, 15%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या निकल कर आएगा? बताओ, आपको तो याद है सर 1300 से 1400 ग्राम है, तो क्या निकल कर आएगा? हमारे वजन, शरीर के वजन का 2% होता है बच्चों, याद रखना। तो वयस्क मानव जो मस्तिष्क का वजन लगभग 3 पाउंड है, 1300 से 1400 ग्राम। महिलाएं का 100 ग्राम कम होगा,
वजन, दिमाग मत सोचना कम है, बहुत होता है। वजन कुल शरीर के हमारे वजन का 2% है। और चौड़ाई अगर पूछा जाएगा तो 140 mm चौड़ा होता है, दिमाग में सेट रखना बिल्कुल, ठीक है। ओके, आ जाओ आगे नेक्स्ट। बंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? आसान सवाल पूछ दिया, आ जाओ आगे। सर तो कब? 16 अप्रैल 1893 को। किसके समय में? तो सर डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में 34 किलोमीटर चला था। और जो इंजन का नाम क्या था? साहब सिंध सुल्तान। साहब सिंध, साहब है और क्या भाई? सिंध और सुल्तान, साहब सिंध सुल्तान, है ना। आ रही बात समझ में क्या? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्या निकल कर आएगा जरा बताओ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, पेरंबूर। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखोगे सर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें, ये कहां? सर पेरंबूर में है, यानी कहां? चेन्नई में। कहां भाई? चेन्नई में है। यहीं पे आपको ट्रेन 18 बना था, ट्रेन 18, जिसे हम लोग वंदे भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंदे भारत बोलते हैं बच्चों, वंदे भारत बोलते हैं। कहां पे? वंदे भारत। आ जाओ आगे। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बच्चों पेरंबूर, चेन्नई के निकट तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सर 1955 में इसकी स्थापना की गई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी प्रमुख कोच निर्माण इकाई है। इसी ने हाल ही में देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत का निर्माण हुआ है, याद रखना। आ जाओ आगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल कहां स्थित है? भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, ऋषिकेश, कपूरथला, कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, कोयंबटूर। क्वेश्चन नंबर 12 जरा बताओ क्या आएगा। हाँ 18 महीनों में तैयार हुआ था, इसलिए इसको ट्रेन 18 बोलते हैं। तो आप देखो कि सर भेल की जो ये रीजनल ऑफिस है, ये भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, ये रीजनल है। तो सर आप देखोगे कि भेल की बात करें तो इसकी स्थापना बच्चों नवंबर 1964 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और यह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी प्रमुख शाखाएं भोपाल, हरिद्वार, त्रिची, हैदराबाद, रानीपेट, बेंगलोर और जमशेदपुर में स्थित है। तो देख लो, पहले हेडक्वार्टर पूछता था, अब क्या पूछ रहा है? अब रीजनल ऑफिस पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? रीजनल ऑफिस पूछ रहा है। ये आरपीएफ एसआई ने दिखा दिया, सिखा दिया कि क्वेश्चन का लेवल अब इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन का लेवल इस तरह से रहेगा, है ना। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आ जाओ आगे देखो नेक्स्ट। किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? दामोदर, सतलज, सोन, वर्धा। क्वेश्चन नंबर 13। ट्रेन 18 का नाम कब बदल गया भाई? वंदे भारत हो गया जगेश। तो बच्चे क्या है सर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज कोल इज नॉट फाउंड? किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है बच्चों? तो क्या निकल कर आएगा? सर सतलज में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत से निकलती मानसरोवर से, है ना। तो आप देखोगे दामोदर में है डीवीसी, इसके बाद आप देखोगे सोन में है, वर्धा में है। वर्धा का महाराष्ट्र में दिखेगा आपको, है ना। सोन आपको दिखेगा अमरकंटक से निकलती है। तो आप देखोगे बच्चों कि कोयला औद्योगिक ईंधन के साथ साथ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। आप देखोगे सर प्राचीन समय में कोयला जो है वो गोंडवाना सैल से पाया जाता है। कुल कोयले का 98% और शेष जो 2% है वो टर्सरी युग में मिलता है हमें। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां कोयला कहां कहां मिलता है ये देखो। दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी घाटी, सोन महानदी यानी छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ब्राह्मणी नदी घाटी उड़ीसा वाला एरिया, वर्धा गोदावरी और इंद्रावती, इंद्रावती छत्तीसगढ़, वर्धा गोदावरी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और कोयल पेच नदी। ये याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो ये जरूर याद रख लेना जो मैंने बताया आपको, तो जो हम आपको देते हैं वो जरूर देख लेना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आ जाओ आगे नेक्स्ट की बात करें। कौन सी कृत्रिम झील है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स इज आर्टिफिशियल? डल, चिलिका, जयसमंद या नौकुचिया ताल। तो झील की बात करें तो आपको पता है डल झील ये कश्मीर में है ना, नेचुरल है। चिलिका ये लैगून है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ये भी क्या है? नेचुरल है। जयसमंद ये आर्टिफिशियल है और नौकुचिया ताल बच्चों ये आपको उत्तराखंड में दिखेगा, नैनीताल में, ये भी नेचुरल है ना, ये भी नेचुरल है। तो क्या निकल कर दिखेगा बच्चों? सर जयसमंद, जो कहां पे? ये राजस्थान में है।
कहां पे? राजस्थान में है। और नवकुचिया ताल उत्तराखंड के नैनीताल में है ना। आ जाओ आगे देखो। तो जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी, पहला कृत्रिम झील क्या आएगा? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील बच्चे गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अब जयसमंद झील कहां है? तो सर उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहते हैं, इस झील का निर्माण राजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। तो जो भी एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हैं समझते जाना। सविता तुक्का मत मारो। चौधरी जाट साहब छोड़ दो ना, आप सही करो और आप नौकरी लो ना। सविता देख रही अपना, है ना। चलो आ जाओ आगे देखो। नेक्स्ट की बात करें। कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? चिनाब, ब्यास, झेलम, रावी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? तो आप देखोगे बच्चों क्या निकल कर आएगा? सर ये चिनाब नदी है, जिसे हम अस्कीनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्कीनी। ब्यास की बात करें जिसे विपाशा बोलते हैं, है ना। झेलम की बात करें जिसे वित्सता बोलते हैं। रावी की बात करें जिसे परूसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परूसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परूसनी बोलते हैं। याद रखना बच्चों, परूसनी बोलते हैं, है ना। आ जाओ आगे। तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल में 12 लाचा पास से निकलती है। ये दो स्ट्रीम के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा। दोनों के मिलने के बाद चंद्रभागा कहलाता है। यह नदी झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास जैसी सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियों में सबसे लंबी है, जो पाकिस्तान सीमा के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? ओह, ऐसे सवाल मिल जाता तो आप लोग तो गदर मचा दोगे। अरावली, जो कहां है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और दिल्ली सबसे पुरानी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। अरावली की सबसे ऊंची चोटी। जबकि बच्चों हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है। न्यू फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन है हिमालय, याद रखना। और शिवालिक क्या है? हिमालय की सबसे दक्षिणी या सबसे बाहरी भाग शिवालिक है हिमालय का। और विंध्याचल की बात करें, यह भारत को दो भागों में बांटेगा, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, याद रखना। गुरु शिखर 1722 मीटर है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी बच्चों गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 मीटर है, जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? तो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। माउंट आबू आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाओ आगे। ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, मॉन्डी थर्सडे या क्रिसमस? तो आपको पता होगा कि सर जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था उसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मानते हैं, और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोबारा, तब हम उसे क्रिसमस 25 दिसंबर मनाते हैं। याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो ये गुड फ्राइडे और क्रिसमस दोनों डेट याद रखना। आ जाओ आगे। सलमान रश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ सलमान रश्दी? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, श्रीनगर? क्वेश्चन नंबर 18। डू इट फास्ट। तो आप देखोगे सलमान रश्दी के जन्म की बात करें सर मुंबई में है। कहां पे? मुंबई है सलमान रश्दी, है ना। अब देखो कि सलमान रश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार है। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 1947 में मुंबई में हुआ था। उस समय बॉम्बे या बंबई कहलाते थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास बच्चे मिडनाइट चिल्ड्रेन है, जिसके लिए 1981 में उन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक और उपन्यास जो बहुत चर्चा में रहा है, द सैटेनिक वर्सेस, जो काफी प्रसिद्ध है, काफी चर्चा में रहा है। याद रखना बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। नोबेल पुरस्कार को अधिकतम कितने लोग साझा कर सकते हैं? जैसे आपको याद होगा कि भारत में अगर भारत रत्न देखोगे, भारत रत्न, तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता था। मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा, एक साथ 5 लोगों को दिया गया। वैसे ही नोबेल पुरस्कार हम मैक्सिमम कितने लोगों के साथ साझा कर सकते हैं? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 19। तो आप देखोगे कि नोबेल पुरस्कार को मैक्सिमम 3 लोग शेयर करते हैं। कितने? 3 लोग शेयर करते हैं। अब आपके सामने एग्जांपल देख लो। जैसे 2024 का नोबेल पुरस्कार की बात करें, चिकित्सा 3 लोगों को मिला है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकमन 2 लोग हैं, है ना। यहां 3 लोग हैं। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। फिजिक्स की बात करें तो जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड। अर्थशास्त्र की बात करें तो 3 लोग हैं, डेरॉन एसमोगुल, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन।
साहित्य का होनकांग है बच्चों, और शांति का तो निहोन हिदोकिया जो जापानी संगठन है, याद रखना बिल्कुल। तो कितने लोग हैं? 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। आ जाओ आगे। शक काल कब आरंभ होता है? आसान सवाल ये भी है, कई बार पढ़ा चुके हैं। तो शक काल की बात करें तो सर 78 ईस्वी बराबर शक काल है, जिसे कनिष्क ने शुरुआत किया था, जिसे कनिष्क ने शुरू किया था, और भारत सरकार ने 1957 में इसे स्वीकार किया है। अब देखो कई सारे आपको दिखेगा कि कई सारे एरा है ना, कई सारे एरा है, जैसे 57 बीसी, कहीं कहीं 58 लिखा मिलता है, तो ये विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत, विक्रम एरा। इसके बाद बच्चों देखोगे 58 मिलता है लिखा हुआ, 57 या 58 मान लें। 78 ईस्वी के बराबर तो सर शक संवत है ना, शक संवत आपको दिखेगा। इसके बाद आप दिखेगा बच्चों 319 ईस्वी बराबर, क्या दिखेगा? 319 ईस्वी बराबर सर गुप्ता एरा, गुप्त काल, गुप्ता एरा दिखेगा। इसके बाद 248 एडी, 248 एडी बराबर कलचूरी एरा, है ना, कलचूरी एरा, कलचूरी एरा दिखेगा। इसके बाद आपको दिखेगा बच्चों 622 ईस्वी बराबर, 622 ईस्वी बराबर हिजरी संवत, है ना, हिजरी संवत, हिजरी एरा। इसके बाद 1583 ईस्वी भी दिखेगा, जो हम इलाही संवत कहते हैं, इलाही एरा कहते हैं, जो अकबर ने शुरू किया था। तो इतने दिखेगा। हाँ, एनसीईआरटी में 57 बीसी से मैंने 57 लिखा है, लेकिन जनरली 58 मांगता है कई सारी किताबें, ठीक है। तो याद रखना बिल्कुल ये सब। आ जाओ आगे। कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? कुतुब शाह का गोलकुंडा राज्य, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, अहमदनगर में निजाम शाही राज्य, या बीजापुर में आदिल शाह का राज्य? क्वेश्चन नंबर 21, जरा बताओ क्या निकल कर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड फर्स्ट? क्या निकल कर आएगा भाई? क्या निकल कर आएगा पहला? तो पहला होगा बीजापुर में आदिल शाही का राज्य है, ऑप्शन नंबर डी। अब पूरा देख लो ना, ईयर देख लो। बीजापुर में आदिल शाही वंश 1489, स्थापना किसने किया था? सर आदिल शाह। अहमदनगर में निजाम शाही वंश कब हुआ था? 1490, स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद। पुर्तगाली गोवा पर कब्जा करते हैं 1510 में, है ना, और कुतुब शाह का गोलकुंडा राज्य 1512 ईस्वी, कुली कुतुब शाह। तो ये जरूर याद रखना बिल्कुल, ये आपके सामने है। समझ में आ रहा है? कोई इशू, कोई समस्या, कोई परेशानी, जरा बताओ मुझे। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि बीजापुर के आदिल शाह से ही गोवा को छीना जाता है 1510 में, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नादिर शाह किस देश का वासी था? अफगानिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, तुर्की? क्वेश्चन नंबर 22। नादिर शाह वाज रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आपको याद होगा सर, नादिर शाह ये फारस ईरान का है, ईरान का नेपोलियन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन, नेपोलियन बोलते हैं ईरान का, है ना, ईरान का नेपोलियन। क्योंकि 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है भारत पर, करनाल का युद्ध होता है, करनाल का युद्ध, जहां भारत से तख्ते ताउस लूट कर जाता है। ये तख्ते ताउस लूट कर जाता है। भारत में शासन किसका? तो मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, है ना, रंगीला बादशाह, ठीक है, रंगीला बादशाह, याद रखना, रंगीला बादशाह। ओके बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? क्वेश्चन नंबर 23। तो आपको दिखेगा बच्चों कि सर क्या नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार देखो ये कहां है, तो 19 से 22 आर्टिकल में है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। तो ये है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, लेकिन ये बाद में जुड़ता है। कब जुड़ेगा सर? 86वें संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल नंबर 21A में जुड़ता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। इसीलिए इसे नहीं माना गया, क्योंकि ये बाद में एड ऑन हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। जबकि आप देखोगे ये पहले से है, ये पहले से है, ये पहले से है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को मान लिया। दिमाग में सेट रख लेना, ये सेटर का खेल है, यही सेटर खेल किया है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज करके छोड़ दिए कि पता ना सेटर सवाल गलती कर दिया है क्या, गलती पूछा है क्या। समझ में आ गया क्यों ऑप्शन नंबर ए हुआ है? तो क्योंकि बाद में वो एड ऑन हुआ है, बाद में एड ऑन हुआ है, क्योंकि शुरुआत में तो 6 ही था ना, शुरुआत में 6 ही है। ये 3 बता दिया, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 अल्पसंख्यकों का अधिकार, और 32 रेमेडीज, है ना,
चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट की बात करें तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आ जाओ आगे। भारतीय संसद का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1917, 1927, 1937, 1947, क्वेश्चन नंबर 24। जैसे अभी कंफ्यूज हुए हम, इसलिए तो देखो एक आखिर क्लास में क्यों एक्सप्लेन किया जाता है आपके लिए, इसीलिए एक्सप्लेन किया जाता है ना, ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन के नेचर को समझो आप, है ना, नेचर को समझो। तो भारतीय संसद का उद्घाटन की बात करें 1927, और एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया था, तैयार किया था। किसने किया था? एडवर्ड लुटियंस ने किया था बच्चों, याद रखना, आ जाओ। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक देश के रूप में एकीकृत किया है। उज्ञेन वांगचुक, गवांग नामग्याल, गवांग ग्यालसेन या जिग्मे वांगचुक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या निकल कर आएगा? चलो बताओ, डू इट फास्ट। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक देश के रूप में एकीकृत किया है, वह ग्वांग नामग्याल है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों भूटान की राजधानी कहां है? थिम्पू। कैपिटल की बात करें तो थिम्पू है, थिम्पू, है ना। अगर आप देखोगे लैंग्वेज की बात करें तो जोंखा, क्या है? जोंखा, लैंग्वेज जोंखा है। और अगर आप देखोगे करेंसी की बात करें, करेंसी की बात करें तो क्या है? नगुलतरफ, नगुलतरफ करेंसी है। और पीएम आपको याद है लोटे, पीएम क्या है? लोटे प्रधानमंत्री है ना। और जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वो वहां के राजा हैं। क्या बच्चे? राजा, याद रखना, आ जाओ आगे। भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन किया है? आप रिजर्वेशन कराते हो, हाँ, तीरंदाजी नेशनल गेम है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दो निशांत ने बता दिया, है ना। तो भाई क्या निकल कर आएगा कि सर भारतीय रेलवे की जो यात्री आरक्षण प्रणाली है वो कौन डिजाइन किया है? टीसीएस, CRIS, गूगल या CMS, क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा जरा बताओ। तो आप देखोगे डिजाइन करने वाले जो है वो कौन है? सर CRIS, क्रिस। अब क्रिस मतलब ऋतिक रोशन वाला क्रिस मत कर दियो, है ना, क्रिस। अब ये देखो तो क्या है? क्रिस है बच्चों, याद रखना। तो रेल मंत्रालय ने जुलाई 1986 में एक सोसाइटी के रूप में क्रिस की स्थापना की है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय कहां है ये देख लो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और सिकंदराबाद। परियोजनाओं का वर्तमान पोर्टफोलियो भारतीय रेलवे के कार्यों के दायरे को कवर करता है। अब क्रिस काम क्या करता है? यात्री टिकट, माल परिचालन, ट्रेन प्रेषण और नियंत्रण, चालक दल प्रबंधन, ई खरीद, रेलवे की अचल और चलती संपत्तियों का प्रबंधन और रोलिंग स्टॉक का उत्पादन, ये सब कौन करता है? क्रिस करता है। हाँ जी, रेलवे बोर्ड 1905 में स्थापना किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, बिल्कुल करेक्ट है, आ जाओ आगे। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? देख लो कैसे सवाल पूछा है, ये सब एसआई का कमाल है। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स डज लाइटिंग स्ट्राइक द अर्थ? प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, प्रति घंटा 100 बार, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। बोलो भाई क्या निकल कर आएगा जरा देखो, ये ऐसे सवाल हैं। तो बच्चे क्या होगा? औसतन कितनी बार गिरता है बिजली? सर प्रति सेकंड 100 बार है, प्रति सेकंड 100 बार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, याद रखना, ठीक है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 17 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1947, क्वेश्चन नंबर 28। तो आप देखोगे सर ये कब? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने जो किया 3 जून, इसलिए इसे 3 जून प्लान बोलते हैं। माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं और 3 जून प्लान भी बोलते हैं, याद रखना। 3 जून 1947 को, ठीक है, बंटवारे की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, आ जाओ आगे बच्चों। तारे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ वही घोषणा किया था ना, बंटवारा भी इसी टाइम हुआ था। तो बच्चों आप देखोगे तारे मुख्य रूप से किसके बने होंगे? सर हाइड्रोजन, वो कन्वर्ट होगा हीलियम में, इसलिए तो कहते हैं कि हाइड्रोजन संलयन, है ना। तो तारा, सूर्य, सबसे ज्यादा कौन सा गैस होगा?
हाइड्रोजन हीलियम है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया है? हु इन्वेंटेड स्टेनलेस स्टील? कार्ल बेंज, जोसेफ एस्पर्डिन, हैरी ब्रियरली, वाल्टर हंट। क्वेश्चन नंबर 30। तो आपको याद होगा बच्चों कि सर कार्ल बेंज पेट्रोल कार, जो पेट्रोल कार है वो कार्ल बेंज ने किया है। जोसेफ एस्पर्डिन आपको याद होगा सीमेंट, है ना। और जबकि आल्पिन, आल्पिन समझते हो ना, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन कौन है? वाल्टर हंट है। तो क्या बचा ऑप्शन आपके सामने? ऑप्शन नंबर सी। क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया भाई? ये आपके सामने देख लो, पेट्रोल कार, सीमेंट, सेफ्टी पिन और हैरी ब्रियरली जो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, चोल, परमार, पाल। क्वेश्चन नंबर 31। कहते हैं कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो यही है राजा भोज। राजा भोज अ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ लिटरेचर बिलोंग टू विच डायनेस्टी? क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? आप देखोगे सर परमार वंश है ना, परमार वंश है। जबकि पाल आपको याद होगा गोपाल ने इसकी स्थापना की है 750 ईस्वी में, और चोल विद्यालय ने इसकी स्थापना की है भाई। ठीक है, तो परमार वंश से बच्चे क्या निकल कर आएगा? परमार वंश से याद रखना। भोज का शासन देखोगे तो 1010 से 1055। एक भारतीय राजा जो परमार वंश के थे, उनका राज्य मध्य भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास, और उनकी कैपिटल धारनगर थी। कई बार कैपिटल पूछा है। ठीक है, और परमार वंश की फाउंडर की बात करें तो परमार वंश का फाउंडर बच्चों कौन है? ये कई बार आया है। तो सर उसका फाउंडर उपेंद्र है। उपेंद्र, फाउंडर कौन है? उपेंद्र है। देखो अंजलि ने बता दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, उपेंद्र है ना। तो याद रखना। आ जाओ आगे। श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? जाफना, पोलोनरुवा, अनुराधापुर, कैंडी। क्वेश्चन नंबर 32। चलो बताओ, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक वाइक करने में कंजूसी मत करना। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा? सर श्रीलंका की पहली कैपिटल बच्चों अनुराधापुर है। आपको याद होगा श्रीलंका की पहला नाम क्या था? श्रीलंका का पहला नाम सीलोन था। क्या था? सीलोन। तो पहली कैपिटल अनुराधापुर है। अब श्रीलंका हुआ, आपको याद होगा जब श्रीलंका बन गया तब उसका राजधानी कोलंबो है। अभी राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे, श्री जयवर्धने वर्धने पूरे कोट्टे, पूरे कोट्टे। याद रखना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 33। तो आप देखोगे बच्चों कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं? सर ऑक्सीजन नहीं है। कौन होगा? तो भैया मीना अपने जलवा खूब दिखाती है। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आएगा भाई? मीना का जलवा यानी मीथेन, CH4 जिसे मार्स गैस कहते हैं, N2O हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, फिर जलवाष्प यानी वाटर वेपर है। क्या है भाई? वाटर वेपर है। और फिर आपको दिखेगा बच्चों ओजोन, O3, ओजोन। सबसे ज्यादा क्या है सर? तो वाटर वेपर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है? वाटर वेपर। ऑक्सीजन नहीं होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। चलो बताओ, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। एक तरफ प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ यूजेज है। पेट्रोलियम ईथर, पैराफिन मोम, एस्फॉल्ट और कोक, गैसोलीन। एक तरफ यूजेज में क्या? फ्यूल है। ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक है। छत, सड़क निर्माण, इलेक्ट्रोड है। मलहम और कॉस्मेटिक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या निकल कर आएगा जरा बताओ? हाँ जी, सबसे ज्यादा वाटर वेपर होगा ना, बिल्कुल। क्या निकल कर आएगा बच्चों? मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो क्या मैच करें? सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यानी पी का बी पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद क्यू का डी यानी पैराफिन मोम, मलहम और कॉस्मेटिक यानी सुंदरता, यही है। लिपापोती केंद्र में इसका यूज खूब होता है ना। इसके बाद आर का सी एस्फॉल्ट और कोक की बात करें, यूज करते हैं कोक यानी कार्बन, यूज करते हैं सड़क के निर्माण में। और गैसोलीन क्या भाई? ईंधन है। गैसोलीन क्या है? ईंधन है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, गैसोलीन क्या है? ईंधन है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है? 65, 46, 46.89,
तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर 65.46% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। भारत में 74 कुछ समथिंग है वो, और पुरुष की बात करें 82% के आसपास पुरुष है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं या पुरुष केरल में दिखेगा। बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम है, और सबसे कम जो पढ़े लिखे महिलाएं आपको राजस्थान में दिखेगा। जो अंतर मेल और फीमेल में, ठीक है, मेल और फीमेल में। आ जाओ आगे। तो बच्चे ये था 35 सवाल। अब 5 सवाल आते हैं करंट अफेयर्स में। पहला सवाल ये रहा, किस देश ने हम्बोल्ट ग्लेशियर नामक अपना अंतिम बचा हुआ ग्लेशियर खो दिया है? विच कंट्री हैज लॉस्ट इट्स लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर नेम्ड हम्बोल्ट ग्लेशियर? स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ क्या आएगा? तो बच्चा आप दिखेगा सर हम्बोल्ट ग्लेशियर की बात करें, ये कौन है? सर वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला। बच्चों आ जाओ नेक्स्ट। आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से नई किडनी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति की किस देश में मृत्यु हो गई है? यूके, चीन, जापान, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्या आएगा? सोचो, क्या आपको याद होगा बहुत चर्चा में रहा था कि सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, 2 महीने जिंदा रहा था बेचारा, डॉक्टर ने कहा था लंबा जिएगा। तो ये कहां? सर यूएसए है। कहां? जापान। कहां लगा रहे हो? अमेरिका है बच्चा। तो अब उसका नाम क्या है? रिक सलेमैन। क्या है? रिक सलेमैन। सलमान मत समझ लेना, रिक सलेमैन सुअर से किडनी पाने वाले पहले व्यक्ति। यह ऑपरेशन मार्च 2024 में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में हुआ। 2 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, है ना। नेक्स्ट की बात करें, किस देश ने ओरंगटान कूटनीति रणनीति के तहत पाम तेल खरीदने वाले देशों को उपहार के रूप में ओरांगटन देने की घोषणा की है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा अमेरिका आप लगाए हो। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू गिव ओरांगटन्स एज गिफ्ट टू कंट्रीज परचेजिंग पाम ऑयल? सोचो, पाम ऑयल खरीदोगे तो वो आपको गिफ्ट के रूप में देगा। ये सब देख रहे हो, बिजनेस का तरीका है। तो भैया मलेशिया है, और ओरंगटन कौन होता है? ये देखो, ये आपके ओरंगटन है, ये आपको गिफ्ट में मिलेंगे, ये आपको गिफ्ट में मिलेंगे, है ना। तो समझ लो बंदर की प्रजाति या फिर लंगूर की प्रजाति, जो भी समझ लो आप, तो ये याद रखना ओरंगटन, ठीक है। आ जाओ आगे नेक्स्ट। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने मंदिर के प्रसाद में ओलियंडर फ्लावर के चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। क्वेश्चन नंबर 4, चलो बताओ। तो बच्चा अब दिखेगा कि इन मई 2024 विच स्टेट गवर्नमेंट बैंड द ऑफरिंग ऑफ ओलियंडर फ्लावर्स इन टेंपल प्रसाद? तो भैया कौन है? सर केरल है। और कौन कर सकता है ऐसा काम? केरल ही करता है। कौन है भाई? केरल है, याद रखना। आ जाओ आगे। संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 19वां सत्र कहां आयोजित हुआ है? नैरोबी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ क्या होगा? वेयर वाज द 90th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड? क्या निकल कर आएगा? जरा बताओ, जवाब क्या होगा? बताओ भाई। तो जवाब इसका निकल कर आएगा बच्चों, सर ये है, अरे यार लास्ट में ही गड़बड़ कर बैठा। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क, जिनेवा, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अभी हम लोगों ने करीब करीब 40 सवाल और एक्सप्लेनेशन के जरिए 50 सवाल करने की कोशिश की है। सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, कमेंट्स करना इसका जवाब मुझे, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ओके। तो मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। परसों जिनका पेपर है उनका बेस्ट विशेष, अच्छे से पेपर देकर आना, ठीक है। और बताना कि पेपर कैसा आया और कैसा गया, ठीक है। चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।